नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। बेटा अपन लास्ट टर्न पे अपन ने पिछले वाले वीडियो में महाजनपद 16 महाजनपदों की राजधानी वगैरह देखी थी। अपन ने उनके पुराने नाम देखे थे, है ना, कहाँ स्थित हैं, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है। ठीक है, आज अपन उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। उसी का ये सेकेंड पार्ट वीडियो है जिसमें अपन थ्योरी देखेंगे मगध साम्राज्य से रिलेटेड कि मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश हुए हैं, ठीक है, और उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी तो देखेंगे अपन। बेटा आशा करते हैं बेटा आप सभी अच्छे होंगे, है ना। कॉपी निकालना है अपनी और पेन निकालना है और इसको नोट करना स्टार्ट कर दें। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, आपको बताया था मैंने, मगध साम्राज्य था। ठीक है, उसके शक्तिशाली होने के पीछे रीजन भी कई थे कि वहाँ कृषि अच्छी होने लगी थी, ठीक है, व्यापार अच्छा होता था, इसलिए वो सबसे शक्तिशाली था। तो इसमें अपन को जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसमें दो तरह से जानकारी मिलती है मगध साम्राज्य के बारे में। एक अपन को महाभारत से जानकारी मिलती है। महाभारत में अपन ने देखा था कि महाभारत में जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था। कौन सा वंश बेटा? बृहद्रथ वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। और सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? जरासंध था। जरासंध के बारे में आपने महाभारत में देखा होगा, जिसमें उसमें जरासंध और भीम का युद्ध होता है और भीम जरासंध को दो भागों में फाड़ देता है और दोनों तरफ फेंक देता है। अगर उस युद्ध को देखा हो तो वो सबसे शक्तिशाली शासक था जरासंध। परंतु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला। ऐतिहासिक प्रमाण मतलब इसका कोई इतिहास में प्रमाण नहीं मिला है। ये जानकारी अपन को महाभारत से मिलती है। इतिहास में इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला कि वहाँ इतिहास के अकॉर्डिंग वहाँ कोई प्रमाण मिला हो कि भाई बृहदत्त वंश था और उसके शासक बृहदत्त थे और सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? जरासंध था। इसका कोई इतिहास में प्रमाण नहीं मिला है। ये अपन को जानकारी कहाँ से मिली है? महाभारत से मिली है। ठीक है बेटा, मैंने बताया बेटा महाभारत काल में के अनुसार अपन ने देखा है, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार जो इतिहास में प्रमाण बताए गए हैं और प्रमाणों के अनुसार देखें तो महाजनपद में कुल 7 वंश हुए। कितने वंश हुए? 7 वंश हुए। इनकी जानकारी 7 वंश हुए। इसके लिए अपन ने 7 वंशों के लिए याद करने की एक ट्रिक बताई है, हसीन मासुक 7। बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा, आपको याद रहेगी। हसीन मासुक 7। हाफ और हर्यक वंश, सी फॉर शिशुनाग वंश, ना फॉर नंद वंश, मा फॉर मौर्य वंश, सु फॉर सुंग वंश, का फॉर कंडव वंश और 7 फॉर सातवाहन वंश। ये अपन को इतिहास में प्रमाण मिले हैं ऐसे कि महाजनपद में कितने वंश हुए थे? 7 वंश हुए थे। ठीक है, याद करने का आपको तरीका बता दिया। कौन कौन से वंश किसके अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा वंश आया? हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुंग, कंडव और सातवाहन। हसीन मासुक 7। अपन एक एक करके इन वंशों के बारे में देखेंगे। आज 2-3 वंशों के बारे में इस वाले वीडियो में देखेंगे, फिर 2-3 वंशों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नोट करें इसको। देखेंगे बेटा अपन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार सबसे पहला हर्यक वंश। हर्यक वंश में क्रम क्या चला है? सबसे पहले बिंबिसार आया है, अपन ने बगल में क्रम लिख दिया है। फिर अजातशत्रु आया है, फिर उदयन आया है, फिर नागदशक आया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंबिसार का कार्यकाल मालूम होना चाहिए आपको। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक कार्यकाल था। अगर अपन ऐतिहासिक हिसाब से देखें तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और अगर अपन महाभारत काल से देखें तो हर्यक वंश का संस्थापक तो सबसे पहले वंश कौन सा था? अपना बृहद्रथ वंश था, जिसका संस्थापक बृहदत्त था। ठीक है, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसकी प्रारंभिक राजधानी इसने अपनी गिरिब्रज थी। बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे और इसके बारे में इंपॉर्टेंस क्या याद रखना है कि दहेज के रूप में जो उसको क्षेत्र दिया जाता था उससे जो अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। किसी पेपर में पूछा गया था कि दहेज के रूप में दिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। अब बिंबिसार तब बूढ़ा हो गया था तो उसके लड़के तो था अजातशत्रु। उसने कहा पिताजी मुझे, अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम अपनी गद्दी छोड़ दो, मुझे दे दो। लेकिन बिंबिसार ने उसकी ना सुनी तो क्या किया उसके लड़के ने? इसकी हत्या कर दी और इसका पुत्र फिर अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी।
तो अगला जो आया वो अजातशत्रु आया। तो ठीक है, इसके पुत्र ने ही इसकी हत्या कर दी थी। आगे बेटा अजातशत्रु कार्यकाल याद रखेंगे। आर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व। इसे पितृहंस अंता कहा जाता है। इसने अपने पिता की हत्या करी थी, इसलिए इसे पितृहंता कहा गया। इसे कुणिक भी कहा जाता है। कुणिक क्यों कहा जाता है? कुणिक इसका अजातशत्रु का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो इसने अपने शत्रुओं का नाश किया, इसलिए इसे कुणिक भी कहा जाता है। इसके काल में ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अपन ने लिखवाया था पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? उस समय राजा कौन था? अजातशत्रु। और ये भी बूढ़ा हो गया था, ये भी गद्दी नहीं छोड़ रहा था, तो इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या करके, तो नेक्स्ट शासक कौन आएगा? उदयन। कौन आया बेटा? उदयन। इसे भी पितृहंता कहा गया क्योंकि इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। वो गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसने एक शहर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उदयन ने कौन से शहर की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जो कि गंगा और सोन नदी के तट पर था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। राजगृह की जगह अपनी राजधानी क्या बनाई? पाटलिपुत्र बनाई। उदयन के बाद उसका पुत्र आया नागदशक, मगध का शासक बना, लेकिन वो अयोग्य था। इसके कारण उसकी हत्या किसने कर दी? उसके सेनापति शिशुनाग ने उसकी हत्या कर दी। और एक नया वंश कौन सा आ गया इसके बाद? नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। तो अपन अब शिशुनाग वंश के बारे में और देखेंगे। वंश कौन सा है बेटा? शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना किसने करी थी? शिशुनाग ने करी थी। शिशुनाग का टाइम पीरियड क्या है? 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? वैशाली बनाई थी। शिशुनाग के बाद कौन आया? कालाशोक आया। इसका टाइम पीरियड 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? पाटलिपुत्र बनाई थी। और इसके समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्मन था। ठीक है, इसकी हत्या किसने करी थी? नंदी वर्मन की हत्या कर दी थी महापद्मनंद ने कर दी। और एक नया वंश का उदय हुआ, नंद वंश। कौन सा वंश आएगा अब इसके बाद? शिशुनाग के बाद नंद वंश। ठीक है, कौन सा बेटा? नंद वंश। संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। एक शूद्र शासक था, महान शासक था, बताते हैं प्रतापी शासक था। इसने क्षत्रियों का नाश करने वाला शासक कहा गया। इसे सर्व छत्रात्मक कहा गया क्योंकि इसने क्षत्रियों को हराया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। ठीक है, इसके 8 पुत्र थे महापद्मनंद के। इसमें से धनानंद शासक बना था नंद वंश का, जो कि अंतिम शासक था। ये बहुत क्रूर शासक था बताते हैं। और धनानंद सिकंदर के समकालीन था। किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन। उस समय सिकंदर ने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए थे भारत पर। धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था। एक बार चाणक्य धनानंद के दरबार में गया कुछ हेल्प के लिए, तो धनानंद ने उसका अपमान कर दिया था। तब चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद को हराकर कौन से वंश की स्थापना करी? मौर्य वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो मौर्य वंश बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मगध साम्राज्य थोड़ा बड़ा है, इसके लिए अपन को 2 बेसिक पहले वीडियो पढ़ेंगे, फिर उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। अपन अभी लगातार 2 वीडियो देखेंगे। अब नेक्स्ट अपन जो वीडियो में बताएंगे बेटा वो मौर्य वंश बताएंगे। आशा करता हूँ बेटा आपको सभी अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। कॉपी में नोट कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ये क्लियर है कि अगर आप ये सब नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।